हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HCS प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज़ द राउंड अप सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके अंदर ऑलरेडी हमने नेशनल करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, संतोष सर ने आपको कवर करवा दिए थे। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और इस वीडियो में हम बचे हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाकर। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज करके एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट जो हैं इसके अंदर डाले गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर के रिगार्डिंग, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने मिलकर क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को बनाया है, जो कि इंडिया की सबसे पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है। तो सबसे पहले बात तो ये वैक्सीन जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इस वैक्सीन को बनाया है और इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक वैक्सीन। सर्वावैक वैक्सीन इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो वैक्सीन है वो सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग बनाई गई है। सर्विकल कैंसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सर्विकल कैनाल होती है, जिसके अंदर ये जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये रिजाइड करता है। और अगेन ये जो डिजीज है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर देखा गया है कि ये सेकंड लार्जेस्ट ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से फीमेल्स की डेथ होती है। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो वैक्सीन है ये एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है, जिसका कि मतलब होता है कि किसी भी एंटीजन के 4 साइट्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकती है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सकती है। तो बेसिक सा पर्पस ये है कि जो वैक्सीन है उसका बेसिक पर्पस भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी जो है वो सीवियर सिम्टम्स शो करती है, तो उसकी वजह से इस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो वीक करके बॉडी में डालते हैं या फिर किल करके बॉडी में डालते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके। तो बेसिकली एक वैक्सीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मिमिक करती है ताकि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बना सके। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली जीएक ने DMH मस्टर्ड 11 को ग्रो करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब अगर हम बात करें कि जीएक है क्या, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइम पे भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होती है किसी भी क्रॉप के अंदर तो उसके लिए अप्रूवल दिया जाता है और उस अप्रूवल का काम है जीएक का, जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है। फिर अगर मैं बात करूं कि DMH 11 क्या है, तो मस्टर्ड की एक हाइब्रिडाइज्ड वेराइटी है। DMH की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसको किसने बनाया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने इस हाइब्रिडाइज्ड वेराइटी को बनाया है। तो रिसेंटली इसको ग्रो करने के लिए जीएक ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन अभी भी आपने याद रखना है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है। फिर अगर मैं बात करूं कि जो DMH 11 है इसको क्योंकि हाइब्रिडाइज करके बनाया गया है तो यहाँ पे अलग अलग जीन्स को यूज किया गया है जिनको कि हाइब्रिडाइज किया गया है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीन्स को यूज किया गया है आपने इसके बारे में याद रखना है, दैट इज दी सॉयल बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसेंस, इसके बारे में आपने बात याद रखना है। फिर अगर मैं बात करूं कि 2 अलग अलग वेराइटीज को हाइब्रिडाइज किया गया है तो दैट इज वरुणा वेराइटी एंड अर्ली हीरा वेराइटी। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि रिसेंटली फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब अगर मैं बात करूं इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर के रिगार्डिंग, तो जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजिकल का मतलब है कि किसी भी लिविंग सिस्टम से रिलेटेड
और डाटा जो है दैट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं या फिर सीक्वेंसेस हैं या फिर जीन्स हैं या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर डीएनए की इंफॉर्मेशन है, इन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो डाटाबेस है ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता था, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो इवन इंडिया का जो डाटा है वो भी बाहर वाली कंट्रीज के अंदर स्टोर होता था। तो उसी के रिगार्डिंग हमने अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड इस सेंटर को बनाया है ताकि जितने भी इंडिया के रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाटा है वो इस सेंटर के अंदर स्टोर किया जा सके। जैसे कि इसके अंदर एक सुपर कंप्यूटर है जिसके अंदर पूरा का पूरा डाटा जो है उसको स्टोर किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है ब्रह्मा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सा डाटा इसमें स्टोर किया जाएगा, जैसे ह्यूमंस के रिगार्डिंग उनके जीन्स का, डीएनए का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, इवन आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स आ रही हैं जैसे ओमिक्रॉन वगैरह हो गया है ना, इन सब के सीक्वेंसेस को भी इवन रिकॉर्ड किया जाता है और तभी उसके अगेंस्ट वैक्सीन जो हैं उनको बनाया जा सकता है। तो वो डाटा भी इन सेंटर्स के अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022। आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं बात करूं कि जियो स्पेशल पॉलिसी किस चीज के रिगार्डिंग रिलेटेड है, तो क्योंकि ये जो वर्ड है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, तो दैट मीन्स हमने ज्योग्राफी को देखना है, इसमें स्पेस का भी यूज किया जाएगा। तो दैट मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के द्वारा यहाँ पर हम ज्योग्राफी को मैप करेंगे और इस पॉलिसी के अंदर अलग अलग साल के जो गोल्स हैं उनको सेट किया गया है कि यहाँ पे हम कितने रेजोल्यूशन की मैपिंग वगैरह करेंगे अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में, या फिर और क्या क्या चीज़ों को हम डेवलप करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि इस पॉलिसी को कोई अलग मिनिस्ट्री, कई बार हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किया होगा शायद, लेकिन आपने ध्यान देना है कि इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। तो अगेन एक प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, किसने बनाया है, दैट इज नीति आयोग। इस प्लेटफॉर्म का बेसिक फंक्शन ये है कि ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, एजेंसीज को, ऑफिसर्स को, सिविल सर्विसेज को, उन सबको कनेक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसने अपने एरिया के अंदर एक पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल करवाना है, तो वहां पे एक सेंटर बनवाना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग उसको अलग अलग मिनिस्ट्री का जो डाटा है वो लेना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग उसको अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है उस सारे के सारे डाटा को एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाएगा, ताकि यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसको इनहेंस किया जा सके और जो फैसिलिटीज हैं उनको जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो बेसिकली ये बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है, जैसे कि जितना भी डिले होता था उसको सॉल्व कर देगा। डाटा को यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था क्योंकि बेसिकली वो रॉ फॉर्म में होता था, तो उसको भी सॉल्व कर देगा। और इवन अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डाटा हैं उनको भी कंपेयर करने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा और ये इजीली अवेलेबल रहेगा पब्लिक के लिए डाटा। तो इन सारी जो इश्यूज हैं इनको भी ये सॉल्व करेगा। आपने ध्यान देना है कि जो प्लेटफॉर्म है वो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रा मार्केट। तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रा मार्केट के बारे में बात करूं तो ये एक डार्क नेट मार्केट है, या फिर हम इसको डार्क वेब मार्केट भी बोल सकते हैं। तो जो आप नॉर्मल मार्केट्स देखते हैं ये वैसी मार्केट नहीं है। तो अगर मैं डार्क वेब के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग टाइप के जो वेब्स हैं ये देखने को मिलेंगे। एक है आपका सरफेस वेब, डीप वेब एंड थर्ड वन इज डार्क वेब। सरफेस वेब के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जैसे कि गूगल हो गया, .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो कि हर एक लोग को एक्सेसिबल हैं, ये सारी की सारी कंसीडर की जाती हैं सरफेस वेब के अंदर। नेक्स्ट है आपका डीप वेब। डीप वेब ऐसी साइट्स होती हैं जिनके लिए कोई ना कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी नेट बैंकिंग है, एसबीआई की नेट बैंकिंग होगी या फिर कोई भी बैंक की नेट बैंकिंग होगी, उसके लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड के लिए और इवन आपकी जो जीमेल्स वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको पासवर्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ऐसी साइट्स को हम डीप वेब कहते हैं। तो डार्क वेब के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, अलग से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक तरह से इलीगल लगा लो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, या फिर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी एनोनिमस होती है। मतलब यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन सा IP एड्रेस है उस पर्सन का, या फिर कौन इसको यूज कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो एनोनिमिटी है ये बनी रहती है। तो रशिया की जो हाइड्रा मार्केट है उसको रिसेंटली जर्मनी ने अभी शट डाउन किया है। तो इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस टाइप की मार्केट है। तो बेसिकली इट इज डार्क वेब मार्केट। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होते हैं, इनएक्सेसिबल होती है, ये नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह नहीं होती, एनोनिमिटी मेंटेन रहती है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो अभी रिसेंटली इंडिया के पास आई है, और इससे पहले ये फ्रांस के पास थी। अब अगर मैं इस पार्टनरशिप के बारे में बात करूं तो बेसिकली ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर सकें। ये जो समिट है सबसे पहले 2020 में शुरू हुई थी, तो अभी तक की ये तीसरी समिट है जो कि जापान में कंडक्ट करवाई गई है, और उसी टाइम पे फ्रांस से जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को दी गई है। इसलिए भी ये चेयरमैनशिप दी गई है क्योंकि G20 की जो चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास है, तो इस वजह से भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास आई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को बनाया जाता है जो कि ह्यूमंस की इंटेलिजेंस की तरह ही आंसर देते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करने के लिए ही इस पार्टनरशिप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसेंटली इंडिया का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसके कम्युनिकेशन अभी लॉस हो गया है, तो वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है? तो दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये न्यूज में बहुत सारा ज्यादा चल रहा था। तो अगर मैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं मार्स प्लैनेट के ऑर्बिट के अंदर इस मिशन को इसरो ने लॉन्च किया था। ये जो मिशन है 2013 5 नवंबर को लॉन्च किया गया था। आपने इसका लॉन्च व्हीकल भी याद रखना है, दैट इज PSLV C-25, और मंगलयान की ऑर्बिट में ये 2014 सितंबर में पहुंच गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एशिया में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो कि मंगलयान तक पहुंची है, और ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया चौथी कंट्री है। इसके अलावा भी रशिया, US, नेक्स्ट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दैट इज यूरोप ने भी अपने जो मिशन है मार्स तक पहुंचाए हैं। तो इंडिया फोर्थ कंट्री है, इसके रिगार्डिंग आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऐसे तो मार्स ऑर्बिटर मिशन का जो लाइफ स्पैन है वो 6 महीने का था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ऑर्बिट में 8 साल गुजार दिए और उसके बाद ही उसकी कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि रिसेंटली जितने भी स्मार्टफोन्स हैं आपने उसमें देखा होगा कि आप लोकेशन लगाते हैं तो वहां पे लोकेशन के लिए GPS जो है उसको यूज किया जाता है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। दैट मीन्स आपकी हर एक जो लोकेशन है उसको नेविगेट करने के लिए यहाँ पे US का जो सैटेलाइट सिस्टम है दैट इज GPS उसको यूज किया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया का नाविक भी आ गया है और यहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनको बोला जा रहा है कि आप अपने फोन्स के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर नाविक सिस्टम को भी इम्बेड कीजिए। तो बात कर लेते हैं कि नाविक है क्या। तो बेसिकली जैसे US का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इन द सेम वे इंडिया का है, हमारी कंट्री का है नाविक सिस्टम, दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। इसको हम IRNSS के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो बेसिकली इंडिया का रीजनल नेविगेशन, इसके अंदर बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं उसको लॉन्च किया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि कितनी टोटल सैटेलाइट्स इसमें लॉन्च करी गई हैं या फिर कौन कौन सी ऑर्बिट्स में लॉन्च करी गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 सैटेलाइट्स जो हैं ये देखने को मिलेगी, जिसमें से 4 सैटेलाइट्स जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के अंदर लाई कर रही हैं और 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर लाई कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये पूरे के पूरे इंडिया को कवर करता है और इसके अलावा जो इंडिया का बॉर्डर है वो 1500 किलोमीटर तक का बॉर्डर ये कवर करता है और वहां तक की जो नेविगेशन है ये सारी की सारी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपने ध्यान देना है कि टोटल 1500 किलोमीटर नहीं है, इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री से 1500 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है और उतने एरिया को ये नेविगेट कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके दो सर्विसेज रहती हैं, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जैसे कि जीपीएस के द्वारा भी हमें मिलती है और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कारगिल वॉर के दौरान भी यहाँ पे जितनी भी नेविगेशन सर्विसेज हैं वो यूएस ने उस टाइम पे हमें नहीं प्रोवाइड की थी, तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हम खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको लॉन्च करें। और इवन यहाँ पे अब सारे के सारे स्मार्टफोन्स में भी ये नाविक जो सिस्टम है ये आने लग जाएगा ताकि यहाँ पे हम इंडिया की खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सैजिटेरियस ए। तो रिसेंटली इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस ए की पिक्चर्स ली हैं। नाउ व्हाट इज सैजिटेरियस ए एंड व्हाट इज इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और इसकी ओरायन आर्म में आपको हमारा सोलर सिस्टम जो है ये देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं हर एक गैलेक्सी का एक सेंटर होता है, इन द सेम वे मिल्की वे गैलेक्सी का भी एक सेंटर है और ज्यादातर जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर ब्लैक होल होता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी का जो ब्लैक होल है दैट इज सैजिटेरियस ए और इसी की पिक्चर जो है अभी रिसेंटली ली गई है। कौन से टेलीस्कोप के द्वारा ली गई है ये आपने याद रखना है, दैट इज द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। अब अगर मैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ पे टोटल आपको 8 टेलीस्कोप्स मिलेंगे जो कि अर्थ के ऊपर ही अलग अलग लोकेशन पे सिचुएटेड हैं और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके स्पेस में जितना भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनकी यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं। तो आई होप आपको इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में पता चला होगा और सैजिटेरियस ए के रिगार्डिंग भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अर्थ के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डे जो है तो वो अभी रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज ऑन 29th ऑफ जुलाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे के अंदर एक बार जो है वो रोटेट करती है, लेकिन 29 जुलाई 2022 को उसने 24 घंटे ना लेकर यहाँ पे 1.59 मिली सेकेंड्स कम लिए हैं। दैट मीन्स पूरे 24 घंटे नहीं लिए, तो इस वजह से इसको हम शॉर्टेस्ट डे कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए कि बहुत सारी ऐसी रिसर्च और बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल और न्यूज में भी आप देखेंगे कि अर्थ जो है अब थोड़ी ज्यादा फास्ट हरी में देखने को हमें मिलता है। इसका मतलब है कि अर्थ जल्दी जल्दी अब रोटेट करने लगा है। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे आपको रीजंस देखने को मिलेंगे, इवन जिसमें से क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे रीजंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारी अर्थ के अलग अलग आपको स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग पोर्शंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो एक लेयर जो है उसमें से मानी गई है कोर। इसके अलावा अर्थ के ऊपर जितने भी ओशंस हैं, टाइड्स हैं, तो ये सारे के सारे इसकी रोटेशन से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज द डार्ट मिशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि डार्ट मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है, तो ये नासा का मिशन है। डार्ट की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, दैट इज डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एस्टेरॉइड्स के बारे में बताया था, यहाँ पे अलग अलग एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ के नजदीक आ रहे हैं और इसके साथ कोलाइड कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो नासा है उन्होंने एक मिशन को लॉन्च किया है, दैट इज द डार्ट मिशन, जिसके अंदर ये एक पर्टिकुलर रे जो है उसको एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड के ऊपर डालेगा ताकि उसका जो पाथ है उसको चेंज किया जा सके और अल्टीमेटली वो किसी भी प्लैनेट के साथ कोलाइड ना करें। तो यहाँ पे डेमो बेस पे ये जो डार्ट मिशन है वो एक पर्टिकुलर एस्टेरॉइड के ऊपर यूज किया गया है ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर अर्थ के नजदीक कोई भी एस्टेरॉइड आ रहा है तो वहां पर भी इस मिशन को यूज किया जा सके। कौन सी एस्टेरॉइड के ऊपर इसको यूज किया गया है आपने इसके बारे में ध्यान देना है, दैट इज द डाइमॉर्फस, जो कि डाइडेमोस के आसपास घूमता है। तो ये दोनों के दोनों एस्ट्रॉइड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन सी स्पेस एजेंसी ने मिशन लॉन्च किया है, इसकी क्या फुल फॉर्म है
और इसका क्या मेन पर्पस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहिणी सीरीज साउंड रॉकेट्स के बारे में। तो बेसिकली आपको रोहिणी सीरीज के जो रॉकेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में बात करूं तो इनके अंदर एक स्टेज भी हो सकती है और 2 स्टेज भी हो सकती हैं जो कि एज अ फ्यूल बिहेव करती हैं। तो रिसेंटली क्योंकि रोहिणी 200 जो है उसको लॉन्च किया गया था। अब अगर मैं बात करूं, ये जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर लेयर तक ही जाते हैं और वहां पे जाने के बाद वो नीचे आ जाते हैं और वहां से ही वो स्पेस की अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो साउंडिंग रॉकेट है ये 70 किलोमीटर तक ऊपर गया। तो 70 किलोमीटर तक आपकी बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर तक ये गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो रोहिणी 200 है ये 2 स्टेज रॉकेट है। दैट मीन्स इसके अंदर 2 फ्यूल की स्टेजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार इसरो ने इन साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया है। तो जब हमारा थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बना था तो तब से ही इन साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है और बेसिकली ये स्पेस तक नहीं जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं जाते हैं, ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर लेयर तक जाते हैं और उसके बाद दोबारा से ये अर्थ में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो लद्दाख के अंदर हेनले में इस स्काई रिजर्व को बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको अनाउंस किया है। तो बेसिकली इसी की अंडर ही ये जो आपका डार्क स्काई रिजर्व है ये लाई करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि डार्क स्काई रिजर्व का क्या पर्पस है, तो जैसा कि आप देखते होंगे कि आजकल रात को जो आपके सितारे हैं, स्टार्स हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलते। वो इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि आसपास इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है और इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट है, जिस वजह से ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इन स्टार्स के साथ इंटरफेयर करती है। इवन इसके ऊपर IIA बेंगलुरु जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स बेंगलुरु ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इस स्काई रिजर्व के बारे में बात करूं ताकि यहाँ पे मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस हो सके और जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा या फिर इस डार्क स्काई रिजर्व के द्वारा हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, तो इस वजह से ही इसको बनाया गया है। आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि उत्तराखंड के देवस्थल वाले रीजन के अंदर जो कि नैनीताल के अंदर सिचुएटेड है, यहाँ पर एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, उसको बनाया गया है। ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है और एशिया में और इंडिया का सबसे पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। अब अगर मैं बात करूं कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस चीज के रिगार्डिंग रहता है, तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर ये एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसके अंदर रिफ्लेक्शन के लिए कोई ना कोई लिक्विड को यूज किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मेटल्स को यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो टेलीस्कोप बनाया जा रहा है देवस्थल में, इसमें कौन से लिक्विड का यूज किया गया है, तो दैट इज मरकरी। यहाँ पे मरकरी की बहुत ज्यादा हाई रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी रहती है, तो इस वजह से ही हमने इसको एज अ टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है ये किसके द्वारा ओन्ड है, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस जो कि अगेन उत्तराखंड नैनीताल के अंदर ही सिचुएटेड है। तो इसके अंडर ही इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे स्पेस के अंदर अलग अलग चीजें जो हैं इनको ऑब्जर्व किया जा सके, जैसे कि एस्टेरॉइड्स को, स्पेस डेब्रीज को, सुपरनोवा को, इसके अलावा भी जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि WHO ने एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को ओपन करने की बात की है और ये ग्लोब का सबसे पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है जो कि गुजरात जामनगर में बनाया जाएगा। तो अगर मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं पुराने ज़मानों में यहाँ पे अलग अलग दवाइयों के तरीके जो हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं उनका यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर ये जो ट्रेडिशनल सेंटर है इसको बनाया जा रहा है और WHO ने ये डिसाइड किया है कि ग्लोब का ये जो सेंटर है वो इंडिया जामनगर के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया गया है, दैट इज द ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है
और ये जो रिपोर्ट है ये WHO द्वारा रिलीज किया गया है। अगर मैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए यहाँ पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स को लेते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है और उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ये एंटीबायोटिक्स जो है एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम ना करें। वो इसलिए क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खुद को इवॉल्व कर लिया है और अब ये इस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 2019 में इतने लोगों की डेथ हुई है, 1.27 मिलियन लोगों की डेथ हुई है और वो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी की वजह से। दैट मीन्स उन्होंने दवाइयां तो ली, एंटीबायोटिक्स तो ली, लेकिन क्योंकि उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने इवॉल्व कर लिया तो इस वजह से वो दवाइयां उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रही हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी जो है वो कुछ अलग अलग चीजों की वजह से होती है। जैसे कि आपको बोला गया हो कि 5 दिन आपने दवाई खानी है लेकिन आप 1 दिन में ही दवाई खा के बोलते हैं मैं तो ठीक हो गया हूं, तो फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी होती है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल जितनी भी कैटल इंडस्ट्री है, अलग अलग जितनी भी एनिमल हस्बेंड्री की इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जब एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है और अल्टीमेटली वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 टू 2026। तो एक प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको बनाया गया है अलग अलग बॉडीज के द्वारा और ये जो प्लान ऑफ एक्शन है 2022 से लेके 26 तक का प्लान ऑफ एक्शन है। बेसिकली अगर मैं वन हेल्थ अप्रोच के रिगार्डिंग बात करूं तो ये इन्वायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को इकट्ठे करके इस प्लान ऑफ एक्शन को बनाया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ह्यूमन की जो हेल्थ है वो इक्वली इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है और एनिमल की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फ्लड हो गई किसी जगह पे और फ्लडिंग होने की वजह से वहां पे पानी खड़ा हो गया और वहां पे मस्कीटोज जो हैं वो ब्रीड करने लगे, जिसकी वजह से जो मस्कीटोज हैं वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली वो मस्कीटोज जो है वो एनिमल को भी इन्फेक्ट करेंगे और एनिमल से वो जो डिजीज है वो ह्यूमन तक जा सकती है। तो दैट मीन्स अगर एक पर्टिकुलर ह्यूमन को हेल्दी रखना है तो आपको इन्वायरमेंट का भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा और एनिमल की सेहत का भी आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। इस अप्रोच को हम बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। तो उसी के रिगार्डिंग इस प्लान ऑफ एक्शन को बनाया गया है, अलग अलग बॉडीज ने मिलकर बनाया है। इसके रिगार्डिंग आपने याद रखना है किस किसने बनाया है, तो दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, थर्ड इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड फोर्थ इज यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब ने मिलकर इस प्लान ऑफ एक्शन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया है दैट इज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 टू 2022। तो ये इंडेक्स किसने रिलीज किया है? दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे कि लार्ज स्टेट के अंदर कौन कौन सी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्मॉल स्टेट्स के अंदर किस किस ने अच्छा परफॉर्म किया है और यूनियन टेरिटरीज की अलग कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा। नेक्स्ट इज कंप्लायंस, कि आप जो भी फूड सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग कितना कंप्लायंस रखते हैं। जैसे आपने मार्केट के अंदर जितने भी पैक्ड मटेरियल है उसके पीछे FSSAI का टैग भी देखा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर लाई करती है और एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा बनाई गई है। दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे यहाँ पे पैक्ड मटेरियल्स रहता है क्या वो खाने के लिए सेफ है या नहीं है, अगर सेफ है तो उस पैकेट के ऊपर FSSAI का टैग लगाया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है अलग अलग फूड इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं उसको। इसके अलावा जो भी फूड है वो क्या खाने के लिए सेफ है, इन चीजों के रिगार्डिंग FSSAI जो है वो काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक वैक्सीन बनाई है जो कि इंडिया की सबसे पहली वैक्सीन है लंपी स्किन डिजीज के अगेंस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लंपी स्किन डिजीज है क्या। तो यहाँ पे जितनी भी कैटल इंडस्ट्री है उसके अंदर एक डिजीज फैली थी, दैट इज द लंपी स्किन डिजीज, जिसके अंदर यहाँ पे जो कैटल की जो भी बफेलो या काउ है उनकी जो स्किन है वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रोट्रूजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको हम लंपी वायरस भी कहते हैं, और ICAR ने कैटल इंडस्ट्री को इससे बचाने के लिए वैक्सीन बनाई है, दैट इज लंपी प्रोवैक इंड वैक्सीन। तो आपने इस वैक्सीन का नाम याद रखना है। और अगर मैं बात करूं कि जो लंपी स्किन डिजीज है ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब है कि जितने भी मस्किटोज वगैरह हैं उनके अंदर ये जो वायरसेस है वो कैटल के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो पूरी कैटल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिजीजें देखने को मिली थी, इवन इंडिया के अंदर बैंगलोर वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं, दैट इज द GSAT-7 सीरीज ऑफ सैटेलाइट। अब इसरो ने GSAT-7 सीरीज तो बनाई, लेकिन आपको इसका मेन पर्पस पता होना चाहिए कि किन के लिए ये सैटेलाइट्स को बनाया गया है। तो बेसिकली जो GSAT सीरीज ऑफ सैटेलाइट है वो हमारी मिलिट्री या फिर डिफेंस सर्विसेज के लिए इन सैटेलाइट्स को इसरो ने बनाया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको अलग अलग सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगी GSAT सीरीज की, जैसे कि 7A जो कि स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए है, 7B जो है वो आर्मी के लिए है, और इन सब के कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसको 3 साल बाद दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है। तो अगर मैं इस पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में बात करूं तो दैट इज द लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो कि CERN ने बनाया है। CERN के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लार्ज हेड्रन कोलाइडर है क्या। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बाउंड्री में इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर को बनाया गया है। 27 किलोमीटर ये लॉन्ग है और अंडरग्राउंड 100 मीटर्स अंडरग्राउंड इसको एम्बेड किया गया है। बेसिकली ये लूप्स हैं जिसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एक्सेलरेट करवाया जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अलग अलग जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर करने की बात करें, जैसे कि हिग्स बोसोन भी एक पार्टिकल था जो कि इसी लार्ज हेड्रन कोलाइडर के द्वारा ही डेवलप किया गया था। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो लार्ज हेड्रन कोलाइडर है वो किसने बनाया है, तो दैट इज दी CERN, दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। 1954 में इसको फाइंड किया गया था। कुछ चीजें आपने याद रखनी है कि इंडिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर है, और इसके कुछ मिशन है कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है। और इवन कई बार बात की जाती है कि स्पेस के अंदर जो डार्क मैटर है वो कौन से छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तो उन सारे पार्टिकल को ही स्टडी करने के लिए इस लार्ज हेड्रन कोलाइडर को बनाया गया है। तो इसी लार्ज हेड्रन कोलाइडर में आपको अलग अलग जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं इनकी भी डिस्कवरी देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।